आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक बहुत अहम चेतावनी दी गई है। हम परमाणु हथियारों के असली खतरे को महसूस ही नहीं कर रहे, क्योंकि आज की फिल्में और कहानियां उस भयावह तबाही को दिखाने से बचती हैं जिसे परमाणु युद्ध पैदा कर सकता है। लेख का कहना है कि अगर हम असल तस्वीर नहीं देखेंगे तो खतरे को गंभीरता से कैसे लेंगे। लेख शुरुआत में बताता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी दुनिया से अपनी बात मनवा नहीं पाते तो वो परमाणु युद्ध की धमकी देने लगते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही उन्होंने इशारों में चेतावनी दी थी, इतिहास में कभी ना देखे गए नतीजे होंगे। ऐसी धमकियों ने पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। लेखक कहता है, अगर एक छोटा भी परमाणु हथियार चला तो लाखों जाने जा सकती हैं और 1945 के बाद पहली बार परमाणु युद्ध का दरवाजा खुल जाएगा। लेख का मुख्य सवाल यह है कि फिल्में परमाणु हमलों की असली तबाही को दिखाने से क्यों बच रही हैं। नई फिल्म अ हाउस ऑफ डायनामाइट में भी निर्देशक ने अंतिम दृश्य में परमाणु विस्फोट नहीं दिखाया। लेखक इसे नैतिक कमी बताता है, क्योंकि अगर जनता को असल तबाही की तस्वीर ही ना दिखे तो लोग खतरे को समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा पहले भी हुआ है। ओपनहाइमर में भी जापान में हुई असल तबाही हल्के संकेतों में दिखाई गई, जबकि सुपर हीरो फिल्मों में शहरों को उड़ाते दिखाने में कोई हिचक नहीं होती। लेख याद दिलाता है, शीत युद्ध के समय द डे आफ्टर थ्रेड जैसी फिल्मों ने लोगों को पहली बार दिखाया था कि परमाणु हमला वास्तव में कैसा दिखेगा। झुलसे हुए लोग, नष्ट शहर, रेडिएशन से तड़पते बच्चे। इन फिल्मों ने जनता को झकझोर दिया था, जिसके बाद नो न्यूक्स आंदोलन मजबूत हुआ। लेकिन आज उसी तरह की सच्चाई दिखाने से हॉलीवुड डर रहा है। कभी देशद्रोह कहकर आलोचना होती है, कभी निर्माता डरते हैं कि लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन परिणाम ये है कि पूरी पीढ़ी को आज नहीं पता कि परमाणु हथियार कितने भयानक होते हैं। आज युवा पीढ़ी और यहाँ तक कि कई नेता भी परमाणु हथियारों की वास्तविकता से अनजान हैं। इसी अनभिज्ञता का परिणाम है कि नेता फिर से परमाणु परीक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि एकमात्र उपाय है सच दिखाना। अब निर्देशक जेम्स कैमरून हिरोशिमा नागासाकी पर नई फिल्म बना रहे हैं, जिसमें असल पीड़ा दिखाने की कोशिश होगी। लेख कहता है, ये समय है दुनिया उस सच्चाई को फिर से देखे जिसे हमने स्क्रीन से गायब कर दिया है। अगर हम वास्तविक भय का सामना नहीं करेंगे तो भविष्य में वही तबाही फिर लौट सकती है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि आजकल बड़ी मीडिया कंपनियां यानी रिकॉर्ड लेबल, स्टूडियो और पब्लिशर्स खुद को एआई के खिलाफ लड़ाई में कलाकारों का रक्षक बताकर पेश कर रही हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। लेख का कहना है, ये कहानी उतनी डेविड वर्सेस गोल्डिश वाली नहीं है जितनी दिखाई देती है। बड़ा कंटेंट और बड़ा टेक आपस में लड़ भी रहे हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथी भी बन रहे हैं। और इस पूरे खेल में कलाकार का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले यूएमजी, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप का उदाहरण देता है। एक तरफ ये कंपनियां एआई स्टार्टअप पर मुकदमे करती हैं कि उन्होंने गानों और रिकॉर्डिंग्स को बिना अनुमति इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी तरफ यूएमजीसी जैसी कंपनी उन्हीं एआई कंपनियों से समझौते कर लेती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं और कहती हैं हम कलाकारों का ख्याल रखेंगे। कलाकारों के प्रतिनिधि इस बात पर सवाल उठाते हैं कि पहले भी ऐसा कई बार हुआ। बड़ी डील्स लेबल और टेक कंपनियों में होती हैं, लेकिन फायदा कलाकारों की जेब तक नहीं पहुंचता। लेख बताता है कि जनरेटिव एआई के आने से असली नुकसान तो रचनात्मक काम करने वालों को हो रहा है। इलस्ट्रेटर्स, म्यूजिशियन, राइटर्स, एक्टर्स, कई लोग अपनी कमाई खो रहे हैं और 2028 तक क्रिएटिव इंडस्ट्री की आय में भारी गिरावट का अनुमान है। ऐसे में कलाकार और इंडस्ट्री एकजुट होकर एआई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं। लेकिन चिंता यह है कि इन प्रयासों के केंद्र में कलाकार नहीं, बल्कि बड़ी मीडिया कंपनियों के हित हैं। लेख खुलकर कहता है, अगर कॉपीराइट मुकदमों का नतीजा सिर्फ इतना हो कि बड़ी कंटेंट कंपनियां एआई कंपनियों को एक्सक्लूसिव लाइसेंस बेच दें, तो इससे कलाकारों को कुछ नहीं मिलेगा।
उल्टा ये खतरा है कि भविष्य में कलाकारों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाएंगे जिसमें वो अपने ट्रेनिंग डाटा राइट्स यानी अपने काम को एआई मॉडल में इस्तेमाल करने का अधिकार कम पैसों या मजबूरी में छोड़ देंगे। कुछ वॉइस एक्टर्स के साथ ये पहले होने लगा है। लेख ये भी चेतावनी देता है कि अमेरिका में प्रस्तावित नो फिक्स एक्ट जैसे कानून कलाकारों की सुरक्षा के नाम पर आए हैं, लेकिन भाषा इतनी अस्पष्ट है कि स्टूडियो बच्चों तक से उनकी डिजिटल आवाज और चेहरा 5 से 10 साल के लिए खरीद सकते हैं। यानी सुरक्षा के नाम पर फिर से अधिकारों पर मीडिया कंपनियों का कब्जा हो रहा है। आखिर में लेख का सीधा संदेश ये है, एआई से कलाकारों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर बड़े मीडिया समूहों को और ताकत देना खतरनाक होगा। असली लड़ाई कलाकारों और जनता के हक की है, ना कि बड़ी कंपनियों के बीच सत्ता बांटने की। यानी सतह पर दिखता है कि कलाकार एआई के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी हकीकत यह है कि एआई से असली फायदा बिग कंटेंट प्लस बिग टेक की साझेदारी को हो सकता है, जबकि कलाकार फिर से हाशिए पर छूट जाएंगे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में जापान में भालुओं और इंसानों के बीच बढ़ रहे टकराव की गंभीर तस्वीर सामने रखी गई है। ये कोई सामान्य मानवीय पशु संघर्ष नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति है कि कई इलाकों में सेना तक बुलानी पड़ी है। अप्रैल से अब तक 13 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हालात क्यों बेकाबू होते जा रहे हैं। लेख पहले ये समझाता है कि जापान में 2 तरह के भालू पाए जाते हैं। उत्तरी द्वीप होक्काइडो के बड़े और बेहद ताकतवर ब्राउन बियर्स और मुख्य भूमि के एशियाई ब्लैक बियर्स, जो छोटे होते हैं लेकिन आबादी वाले इलाकों के ज्यादा करीब आते हैं, इसलिए इनसे टकराव ज्यादा होता है। इस साल 2 तरह के भालुओं ने हमले किए। उत्तरी प्रांत, खासतौर पर अकीता, सबसे बदतर स्थिति में है। यहाँ भालुओं को 6 गुना ज्यादा देखा गया है और हमले सीधे आबादी वाले इलाकों में हो रहे हैं, घरों के पास, खेतों में, जंगल के किनारों पर। हालात इतने बिगड़ गए कि स्थानीय प्रशासन ने कहा, जमीन पर काम कर रहे लोग थक चुके हैं, अब काबू करना मुश्किल हो रहा है। आगे लेख बताता है, ये स्थिति अचानक नहीं बनी। इस साल पहाड़ी इलाकों में भालुओं की मुख्य खुराक एक्रॉन्स और बींच नट्स पर्याप्त नहीं मिली। खाने की कमी ने भालुओं को गांव और शहरों की तरफ धकेल दिया। ऊपर से पिछले कुछ वर्षों में भालुओं की संख्या बढ़ी है और ग्रामीण आबादी घटने से खाली पड़े खेत और सुनसान गांव भालुओं के लिए आसान रास्ते बन गए हैं। यानी संघर्ष के पीछे जंगल का नहीं, इंसानी बस्ती का बदलता स्वरूप भी जिम्मेदार है। इस संकट से निपटने के लिए जापान ने सेना और दंगा नियंत्रण पुलिस को तैनात किया है। पुलिस को भालू मारने का अधिकार है, लेकिन सेना सिर्फ सहयोग करती है, जाल लगाने, मारे गए भालुओं को हटाने और सुरक्षा घेरा बनाने में। सबसे अहम भूमिका स्थानीय शिकारी निभा रहे हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर सिर्फ उन्हें भालू मारने का अधिकार है। दूसरी तरफ स्थानीय लोग टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। ड्रोन, एआई आधारित अलर्ट, निगरानी कैमरे और जंगल में सतर्कता की हिदायतें। लेख अंत में साफ संदेश देता है, ये समस्या सिर्फ भालू बढ़ गए या हमले बढ़ गए जैसी साधारण बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन से बदलती फसलें, खाद्य संकट, ग्रामीण इलाकों का खाली होना और वन्यजीव प्रबंधन की कमी सब मिलकर जापान को ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां इंसान और भालू दोनों असुरक्षित हैं। समाधान सिर्फ गोली या गश्त नहीं, बल्कि बेहतर कचरा प्रबंधन, गांवों की सीमा पर सुरक्षा, समय रहते निगरानी और लोगों को सही जानकारी देने में है। जापान के लिए चेतावनी है कि प्रकृति के असंतुलन का असर एक दिन हर दरवाजे तक पहुंच सकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.